सौंदर्या की नजरें देव के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो देव के चेहरे पर लगातार आ जा रहे भावों को बड़े गौर से देख रही थी। तभी सौंदर्या ने देखा देव के चेहरे का तनाव अचानक से बढ़ गया है। आपने बताया नहीं देव, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम पूछ नहीं रही हो तो मुझ पर शक कर रही हो। अच्छा, तुम्हें लगता है अगर मेरी लक्ष्मी एम्पायर में इतनी दखल होती तो मैं तुमसे पैसे मांगता या तुम्हारे घर आकर रहता? देव के सवालों से ज्यादा सौंदर्या को देव का आहत स्वर अंदर तक चुभ गया। उसने इस बात को ज्यादा खींचने की बजाय तुरंत खत्म करने का फैसला किया। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। सही कह रहे हैं आप, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अच्छा ये बताइए, हम इस घर में शिफ्ट कब करेंगे? जब तुम कहो। तो ठीक है, अगले हफ्ते पंडित जी से पूछकर गृह प्रवेश कर लेते हैं। मेरी तरफ से तो सिर्फ आप, पापा, शनाया, उसके बच्चे और आशा जी होंगी, लेकिन आप अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा। मेरे भी ज्यादा दोस्त नहीं है और जो हैं भी वो ऐसे नहीं है जिन्हें मैं घर पर बुला सकूं। क्या आपका वो दोस्त भी नहीं जो आपको 5 लाख देने को तैयार हो गया था? आई थिंक जो हमारे बुरे वक्त के साथी हों उन्हें हमें अपने अच्छे वक्त में भी शामिल करना चाहिए। आपको क्या लगता है? सही कह रही हो तुम। तो ठीक है, तुम डेट फाइनल करो, मैं उसे बुला लूंगा। बाकी जो भी तैयारी होगी वो भी मुझे बता देना। ये कहते हुए सौंदर्या और शनाया देव के साथ घर से बाहर निकल गईं। देव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथ किसे ले जाए। वो चाहकर भी अपने साथ चेतन को नहीं ले जा सकता था, क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के चांसेस थे। इन्हीं विचारों के साथ वो कब अपने ऑफिस आ गया उसे पता ही नहीं चला। चेतन ने देव की तरफ देखा। Is everything all right? आधे घंटे में सबको बोलो मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। ये कहकर देव अपने केबिन में चला गया और चेतन की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव करना क्या चाहता है। आज सैटरडे होने के कारण ज्यादातर लोग छुट्टी पर थे, लेकिन देव के ऑर्डर पर सभी शॉर्ट नोटिस पर तुरंत ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो गए। सभी की नजरें देव के ऊपर थीं। तभी देव ने अपने सारे शेयर होल्डर्स की तरफ देखा। अगले हफ्ते हमारे नए घर का गृह प्रवेश है और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ मेरे दोस्त बनकर आएं। लेकिन ख्याल रहे, मेरी वाइफ सौंदर्य के सामने मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही सभी की आंखों में चमक आ गई थी। ये चमक गृह प्रवेश में शामिल होने से ज्यादा सौंदर्या से मिलने, उसे देखने की थी, जिसने देव को 2 महीनों में काफी बदल कर रख दिया था। सौंदर्या से मिलने की बात सुनकर विक्रम अरोरा को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। उसने बड़ी हसरत से देव की तरफ देखा। वाह देव, फाइनली तुम्हारी वाइफ से मिलने का मौका मिल ही गया। मैं चेतन के साथ पहुंच जाऊंगा। आई एम सॉरी बट चेतन इज नॉट इनवाइटेड। ये सुनते ही सब हैरान होकर देव की तरफ देखने लगे, क्योंकि देव और चेतन की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं थीं और इतने खास दिन पर देव ने चेतन को इनवाइट नहीं किया। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। तभी विक्रम अरोरा ने देव की तरफ देखा। ऐसा क्यों देव? क्योंकि सौंदर्य चेतन को जानती है और मैं नहीं चाहता कि उसे हमारे बारे में कुछ पता चले। द मीटिंग इज ओवर। अगले 2 दिन में मैं आप सबको डेट बता दूंगा, सो बी देयर। देव और चेतन को छोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम से सभी जा चुके थे। चेतन को थोड़ा बुरा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जिस घर को सजाने में वो पूरे दिल से जुटा हुआ था, उसी घर के गृह प्रवेश में वो चाहकर भी नहीं जा सकता। लेकिन वो क्यों नहीं जा सकता, ये भी वो समझ रहा था। तभी उसने देव की तरफ देखा। अच्छा देव, तुम्हें कुछ पता चला शनाया के डिवोर्स केस का? हाँ, मैंने रतन शाह से बात कर ली है। फिलहाल वो शनाया का केस हैंडल कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि बच्चों की कस्टडी शनाया को मिल जाएगी, पर उसके घर और बिजनेस के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मैं देख रहा हूँ कि शनाया के लिए तुम कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गए हो। डोंट फॉरगेट यू हैव अ वाइफ। मुझे अच्छी तरह याद है देव, और ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें भी याद है। कम से कम अब तो तुम मुझे वक्त बेवक्त फोन करना बंद कर दोगे। वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। ये कहकर चेतन और देव अपने अपने केबिन की तरफ चल पड़े थे। तभी देव ने देखा विक्रम अरोरा उसके साथ चलने लगा। देव ने उसकी ओर देखा। क्या बात है विक्रम, फाइनली तुम्हारी विश पूरी होने जा रही है। उसके लिए थैंक यू कहने आए हो? वो एक्चुअली मैं तुमसे काव्या के बारे में कुछ पूछना चाहता था। काव्या का नाम सुनते ही देव के कदम ठहर गए। उसने घूरते हुए विक्रम की तरफ देखा। काव्या के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? देव की घूरती आंखों को देखकर एक पल को विक्रम अरोरा डर गया,
लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके देव की तरफ देखा। मैंने सुना है काव्या को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया है, उसे बहुत बुरा लगा होगा नहीं? तुम्हें इस बात की इतनी चिंता क्यों है? नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि काव्या तुम्हें कितना चाहती है, ऐसे में उसका दिल टूट गया होगा तो तुम्हें उसके दिल टूटने की बड़ी चिंता हो रही है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं, नॉट एट ऑल। वो मेरे टाइप की नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय मेरे टाइप की? मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या था? जस्ट रिमेंबर, अगली बार किसी भी लड़की के बारे में बात करने से पहले अपने वर्ड्स सोच समझकर इस्तेमाल करना। और रही बात काव्या की, तो उससे दूर रहो। विक्रम अरोरा समझ गया था कि उसने ना चाहते हुए भी देव को गुस्सा दिला दिया, इसलिए चुप रहने में ही उसकी भलाई है। अगले मंगलवार को शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश रखा गया, जिसमें विक्रम अरोरा के साथ देव के ऑफिस के कुछ और लोग भी उसके दोस्त बनकर आए थे। सौंदर्या एक अच्छे होस्ट की तरह सारे गेस्ट को वेलकम कर रही थी। तभी विक्रम अरोरा को देखते ही उसने देव की तरफ देखा। आपका ये दोस्त तो पुरानी फिल्मों के हीरो जैसा लग रहा है। He is too handsome। सौंदर्या को अपने सामने पहली बार किसी और की तारीफ करते देखकर देव ने सौंदर्या को थोड़ी हैरानी और थोड़ा सा चिढ़कर देखा। ये मेरा वही दोस्त है जिसने मुझे 5 लाख उधार दिए थे, और ये तुम्हें हैंडसम लग रहा है? कहाँ से? देव की ये बात सुनते ही सौंदर्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आपको जलन हो रही है? अपने ही दोस्त से कौन जलता है? तुम्हें लगता है कि मुझे इससे जलन होगी? रियली? एनीवेज, तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या तुम्हें याद है कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुमने मुझे कैसे देखा था? कैसे देखा था? मुझे तो याद नहीं। लेकिन मुझे याद है, जब शादी के दिन तुम मुझसे पहली बार मिली थी तो ना तुम्हारी आंखों में चमक थी और ना चेहरे पर खुशी थी। देव के मुंह से बच्चों की तरह कंप्लेन सुनकर सौंदर्या को हंसी आ गई। उसने हैरान होकर देव की तरफ देखा। मुझे तो कुछ भी याद नहीं देव, लेकिन आपको अब तक हमारी पहली मुलाकात याद है। आई एम इम्प्रेस्ड। एनीवे, लेकिन अब आप मुझसे ये कंप्लेन नहीं कर सकते। देखिए, मेरे चेहरे पर चमक और खुशी दोनों हैं। ये कहकर सौंदर्या ने देव की तरफ जिस तरह से मुस्कुराते हुए देखा, उसे देखकर देव को लगा वो सौंदर्या को गले लगा ले। लेकिन इतने लोगों के बीच वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उस पर पहली बार लाल साड़ी में सिर से पांव तक सजी सवरी सौंदर्या को देखकर उसे लगा कि आज चांद रात की बजाय सुबह निकल आया है। तभी पंडित जी ने दोनों को बुलाकर पूजा संपन्न की। 2 बेडरूम किचन का ये फ्लैट आज लोगों से भरा था, जिसे देखकर सौंदर्या काफी खुश थी। उसने देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। थैंक यू देव। घर परिवार से दूर अकेली जिंदगी के इतने साल गुजार चुकी सौंदर्या की भावनाओं से देव अच्छी तरह से वाकिफ था। उसने सौंदर्या के थैंक यू का जवाब प्यार से मुस्कुराकर पलक झपका कर दिया, जिससे सौंदर्या समझ गई। सौंदर्या के घर के गृह प्रवेश के अगले दिन ही शनाया और सुजॉय का डिवोर्स होते ही सुजॉय ने सौंदर्या के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर ली। डिनर के बाद देव और सौंदर्या का इसी बात पर डिस्कशन चल रहा था। मुझे लगता है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बजाय तुम्हें एक बार फिर से लक्ष्मी एम्पायर के बारे में सोचना चाहिए। आई एम श्योर वहाँ जॉब करना तुम दोनों के लिए इजी होने के साथ साथ प्रॉफिटेबल और स्टेबल भी होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है देव कि हम बिजनेस नहीं कर सकते? क्या आपको हमारी एबिलिटी पे डाउट है? ऐसी बात नहीं है सौंदर्या, मुझे पता है तुम काफी केपेबल हो, लेकिन बेवजह क्यों इतनी मेहनत करना? अब तो मेरा भी काम अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें इस घर के इंस्टॉलमेंट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेहनत? आपको क्या लगता है देव, वहाँ मुझे सीईओ की कुर्सी पर बिठाकर सिर्फ मुझसे फाइल साइन करवाई जाएंगी? मेहनत तो मुझे वहाँ भी करनी होगी, और मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए हो सकता है मुझे वहाँ चाय कॉफी सर्व करने की जॉब मिले। देव की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सौंदर्या को कैसे समझाए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने ब्रीफ केस से कुछ पेपर्स निकालकर सौंदर्या को दिखाए। तुम्हें अब भी अपने क्वालिफिकेशन की टेंशन है तो ये देखो उनकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्हें क्वालिफाइड डिग्री वालों से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है। आई नो देव, आपको मेरी बहुत चिंता है, लेकिन प्लीज इस विषय में अब हमारी कोई बात नहीं होगी। मैं सचमुच खुद को आजमाना चाहती हूँ, एंड आई थिंक कम से कम ये तो मैं डिजर्व करती हूँ।
हाँ, अगर मैं सक्सीड नहीं हुई तो जरूर इस पर सोचूंगी, लेकिन अभी नहीं। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताना मुझे। देव ने ना चाहते हुए भी आज सौंदर्या के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन सच यही था कि वो सौंदर्या को लेकर काफी परेशान था। तभी सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात बताना तो भूल गई। कल मैं आपको रेलवे स्टेशन ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी। कल मैं और शनाया अपने क्लाइंट से अपने पैसे वसूल करने जा रहे हैं। किस क्लाइंट से? है एक क्लाइंट, मिस्टर सहाय। पिछले 6 साल से उस पर हमारी कंपनी के 7 लाख रुपए उधार हैं, लेकिन हम जब भी मांगते हैं वो टाल देता है। इंटरेस्ट मिलाकर तो काफी रुपए हो चुके होंगे, लेकिन वो हमें उतने ही दे दे तो भी हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। कल उसी से मिलने हम सुप्रीम टावर जा रहे हैं। सुप्रीम टावर? आखिर सुप्रीम टावर का नाम सुनते ही देव परेशान क्यों हो गया? क्या बिजनेस में एक बार फिर किस्मत आजमाने जा रही सौंदर्या सक्सीड हो पाएगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुप्रीम टावर का नाम सुनते ही देव काफी परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था यहाँ सिर्फ रिच और वेल्दी लोग ही जा सकते थे। उस पर भी वहाँ जाने के अपने रूल्स थे, जिनसे सौंदर्या बिल्कुल अनजान थी। देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। कल कितने बजे जाओगी तुम? फिलहाल कल सुबह 8 बजे उसने हमें मिलने बुलाया है। भगवान जाने इतनी सुबह वो आएगा भी या नहीं। सुबह जब देव जागा तो सौंदर्या जीन्स टी शर्ट पहनकर जाने की तैयारी कर चुकी थी। ऐसे में वो चाहकर भी उससे कुछ नहीं कह पाया। शनाया के साथ सौंदर्या समय से पहले ही सुप्रीम टावर पहुंच गई थी, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। सौंदर्या ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। ये क्या बदतमीजी है? पिछले आधे घंटे से आपने हमें यहाँ खड़ा कर रखा है। आखिर आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? देखिए मैडम, पहली बात तो ये कि एक कमर्शियल टावर है जहाँ अंदर जाने की एंट्री फी पर पर्सन 10,000 रुपीज है, और दूसरी बात, यहाँ सिर्फ फॉर्मल्स में ही जाया जा सकता है। सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। सौंदर्या कुछ कहती तभी उसने देखा युग मेहरा उसकी बगल में खड़ा था और वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ओह वाह, दुनिया वाकई बहुत छोटी है नहीं? मैंने सोचा नहीं था तुमसे फिर मुलाकात हो जाएगी। एनीवे, यहाँ क्या करने आई हो तुम? तुमसे मतलब तुम अपना काम करो। ओह आउच, ओह माय गॉड, इतना एटीट्यूड। तुम्हें शायद पता नहीं कि इस सुप्रीम टावर का मैं सबसे रिस्पेक्टेड मेंबर हूँ, और मैं चाहूँ ना तो तुम्हें इसमें एंट्री भी दिला सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर भी निकलवा सकता हूँ। द चॉइस इज योर्स। सौंदर्या के लिए युग को बर्दाश्त करना ही मुश्किल था। उस पर उसकी बातें उसके कान में पिघलते शीशे जैसी लग रही थीं। वो युग को इग्नोर करके एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। तभी उसने देखा कि युग मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुमने जवाब नहीं दिया सौंदर्या। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया था। ये फेवर मैं तुम पर तब करूंगा जब तुम डैड को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाओगी। एंड डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें 5 या 10 नहीं बल्कि 15,000 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? तुम मुझे 15,000 तो क्या 15 करोड़ भी दोगे, तब भी मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखूंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात 15 करोड़ की है? सीरियसली? युग मेहरा ने सौंदर्या की तरफ से नजरें हटाते हुए घूर कर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। आप लोग इसी तरह मेरा मुंह देखते रहेंगे कि इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालेंगे? ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाते हुए सौंदर्या को बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। वहीं पिछले आधे घंटे से बाहर अपनी गाड़ी में बैठे गजेंद्र प्रताप युग मेहरा की बदतमीजियों को काफी देर से देख रहे थे, लेकिन सौंदर्या के इस इंसल्ट पर अब वो आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अविनाश श्रीवास्तव को फोन किया। अगले 5 मिनट में सुप्रीम टावर लक्ष्मी एम्पायर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। गजेंद्र प्रताप की ये बात सुनते ही मिस्टर श्रीवास्तव का दिमाग चकरा गया।
लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही गजेंद्र प्रताप ने फोन काट दिया। उन्होंने गजेंद्र प्रताप को फिर कॉल किया। सॉरी सर, लेकिन इतने बड़े टावर की डीलिंग 5 मिनट में इम्पॉसिबल है। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, आप जैसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। अब तुरंत इस टावर के मालिक मिस्टर सुशील मखीजा को कॉल कीजिए और वो जितना रुपया मांगे उन्हें दीजिए और डील फाइनल कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो मुझे बताइए, मैं उनसे बात करता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव से बात करके गजेंद्र प्रताप ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स ने सौंदर्या और शनाया को बाहर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। शनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा। अब हम क्या करें यार? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर सहाय आज फिर लेट होने का बहाना करके हमारे पैसे देने से बच जाए? मुझे तो लगता है ये उनकी कोई चाल है, तभी उन्होंने हमें ऐसी जगह पर बुलाया है जहां हम जैसों को एंट्री नहीं मिलती। ट्रू, लेकिन अब हमारे पास और ऑप्शन ही क्या है? आई थिंक हमें यहीं खड़े रहकर उनका इंतजार करना चाहिए। कभी तो नीचे उतरेंगे, तभी हम उनसे मिल लेंगे। गुड आइडिया। यहाँ सौंदर्या के चेहरे की बेचैनी देखकर गजेंद्र प्रताप का पारा चढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था वो अभी जाकर युग मेहरा के साथ उस रिसेप्शनिस्ट और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की खबर ले लें, लेकिन देव ने उन्हें यहाँ भेजने से पहले ऐसा कुछ भी ना करने को कहा था। ऐसे में उन्होंने फिर अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अविनाश श्रीवास्तव को फोन किया। मिस्टर श्रीवास्तव, और कितना टाइम लगेगा? आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट सर, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको तुरंत कॉल बैक करता हूँ। यहाँ गजेंद्र प्रताप इम्पेशेंट हुए जा रहे थे। वहाँ युग ने जैसे ठान लिया था कि आज वो सौंदर्या से अपने सारे हिसाब बराबर करके रहेगा। उसने एक बार फिर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। आपको दिखाई नहीं दे रहा या आप लोग देखना नहीं चाहते? वो 2 टके की लड़कियां अब भी यहाँ हैं और मेरा मूड खराब कर रही हैं। उन्हें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो, वरना अभी मैं जाके तुम्हारी कंप्लेंट यहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर मखीजा से करता हूँ। युग मेहरा की ये तेवर देखकर रिसेप्शन पर सभी लोग डर गए थे। ऐसे में रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिक्योरिटी को कहने की बजाय खुद उन दोनों के पास चली गई थी। आई एम सॉरी मैम, आप यहाँ नहीं खड़ी हो सकती हैं। प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। अब क्या हुआ? हम तो यहाँ बाहर खड़े हैं। आई डोंट थिंक सो आपको अब हमसे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लुक मैम, प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ मी, अदरवाइज आई हैव टू कॉल माई सिक्योरिटी। और मैं ये नहीं चाहती क्योंकि इससे आपके साथ हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी। सो प्लीज। रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनते ही सौंदर्या और शनाया वहाँ से निकल गईं। धूप में चल रही सौंदर्या को देखकर अब गजेंद्र प्रताप से रहा नहीं गया। उन्होंने बाहर निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि मिस्टर श्रीवास्तव का कॉल आ गया। कांग्रेचुलेशंस, इट्स डन सर, सुप्रीम टावर अब से आपका है। ये सुनते ही गजेंद्र प्रताप खुशी से झूम उठे। अगले ही पल वो मिस्टर श्रीवास्तव को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और 1 मिनट के अंदर सुप्रीम टावर के जनरल मैनेजर मिस्टर मखीजा खुद दौड़ते हुए रिसेप्शन पर आते हैं और सौंदर्या के बारे में पूछते हैं। अभी अभी यहाँ कोई 2 लड़कियां खड़ी थी। हेलो सर। यस सर। कहाँ गई वो दोनों? अभी थोड़ी देर पहले हमने उन्हें बाहर भगा दिया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये बताओ दोनों किस तरफ गई हैं? और हाँ, कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ मिनटों में सुप्रीम टावर के ओनर्स चेंज होने की बात से अनजान रिसेप्शन का सारा स्टाफ मिस्टर मखीजा की बात सुनते ही हैरान हो गया और जिस तरह वो बदहवास होकर उन 2 लड़कियों के पीछे भागे थे, उस पर उन्हें और ज्यादा हैरानी हो रही थी। यहाँ सड़क पर थोड़ी ही दूरी पर सौंदर्या और शनाया उन्हें दिख गई। उन्होंने जोर से उन्हें आवाज लगाई। सौंदर्या जी, सौंदर्या जी, प्लीज सुनिए। अपने पीछे सूट बूट में भागते इस आदमी को देखकर सौंदर्या का पारा चढ़ गया। अब क्या आप हमें ये कहने आए हैं कि हमें सड़क पर भी नहीं चल सकते? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे स्टाफ ने जो आपके साथ बदतमीजी की थी उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और हाँ, आज से आप इस सुप्रीम टावर की सुप्रीम कस्टमर हैं। आप यहाँ कभी भी और कैसे भी आ सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप प्लीज प्लीज अंदर चलिए।
उस आदमी की बातें सुनकर सौंदर्या हैरान रह गई। उसने एक पल शनाया को देखा और एक पल उस आदमी को जो उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। अब तक तो आपका स्टाफ मुझे बाहर निकालने में लगा था और अब आप मुझे अंदर आने की मिन्नतें कर रहे हैं। और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? सौंदर्या की बातों का मिस्टर मखीजा ने कोई जवाब नहीं दिया और सौंदर्या के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वो पूछताछ में वक्त बर्बाद करती। उसे जल्द से जल्द मिस्टर सहाय तक पहुंचना था। वो फटाफट सुप्रीम टावर की तरफ दौड़ी और अंदर कदम रखते ही हैरान रह गई। उसने देखा युग को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। उसने मिस्टर मखीजा की तरफ देखा। इसे ऐसे धक्के मारकर क्यों निकाला जा रहा है? ये तो यहाँ का सुप्रीम कस्टमर है ना? है नहीं था। इसने आज हमारी बॉस लेडी की इंसल्ट की है। फिलहाल तो इसे इस बिल्डिंग से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है, बट गॉड नोज अब बॉस इसके साथ क्या करेंगे। मेन गेट पर सौंदर्या से नजर मिलते ही युग मेहरा ने नजरें चुरा ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जिससे उसे इस तरह सौंदर्या के सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुका था और दूर से ये सारा माजरा देख रहे गजेंद्र प्रताप मुस्कुरा रहे थे। वहीं पवेलियन बॉक्स पहुंचते ही सौंदर्या ने मिस्टर सहाय को ना पाकर उन्हें कॉल किया। हेलो मिस्टर सहाय, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ पवेलियन बॉक्स पहुँच चुकी हूँ। हाँ हेलो सौंदर्या, आपने घड़ी में टाइम देखा? हमारी मुलाकात 8 बजे की थी और अभी 8:30 बज रहे हैं। आधा घंटा मैंने आपका इंतजार किया, आप नहीं आई तो मैं निकल गया। ओह आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करती, ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। बट आई एम सॉरी टू। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कल सुबह 10 बजे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब आ जाइए एंड प्लीज दिस टाइम बी ऑन टाइम। ओके श्योर, थैंक यू सो मच मिस्टर सहाय। सौंदर्या को इस तरह परेशान देखकर मिस्टर मखीजा समझ गए कि सौंदर्या जिस काम से आई थी वो बात नहीं बनी। उन्होंने सौंदर्या की तरफ देखा। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ सौंदर्या जी? जी नहीं, थैंक्स। ये कहकर सौंदर्या शनाया के साथ वहाँ से निकल तो गई, लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। रात को देव के घर आने के बाद सौंदर्या ने उसे सारी बातें बताई। जिस तरह सुप्रीम टावर का मालिक मेरे पीछे दौड़ते हुए आया और मुझे अंदर ले गया और युग को धक्के मारकर वहाँ से निकाला गया, ये सब मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। आपको क्या लगता है देव? मुझे लगता है इन सब बातों में अपना दिमाग खर्च करने के बजाय अब हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देव, आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगा ये सब? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। तुम कहती हो ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तो बस खुश रहो और अब खाना खाओ। सौंदर्या कुछ कहने जा रही थी, तभी देव ने उसके मुंह में खाने का निवाला भर दिया। फिर देव ने गौर से सौंदर्या की तरफ देखा। अच्छा ये तो बताओ कि उस आदमी ने तुम्हारे पैसे दिए या नहीं? कहाँ दिए? इन सब में मुझे पहुँचने में देर हो गई और वो वहाँ से चला गया था। अब कल उसने मुझे 10 बजे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब बुलाया है। प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब का नाम सुनते ही देव समझ गया कि इस आदमी की नीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस क्लब की रंगीनियत के कई किस्से सुन चुका था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं भी इन जनाब से मिल लूंगा। बिल्कुल नहीं। पहली बात तो इस आदमी में मिलने जैसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात आपको बार बार मेरी वजह से ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। मैं हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। ये कहकर सौंदर्या खाना खाने में बिजी हो गई, लेकिन देव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। सुबह सौंदर्या के गोल्फ क्लब पहुंचने से पहले ही वो क्लब पहुंचकर एक ऐसी जगह बैठ गया जहां से दोनों की बातें साफ साफ सुनी जा सकें। तभी देव ने देखा मिस्टर सहाय को ढूंढते हुए सौंदर्या अंदर आ चुकी है और मिस्टर सहाय के नाम से बुक टेबल पर बैठ गई है। थोड़ी देर में मिस्टर सहाय भी वहां पहुंच चुके थे। हेलो सौंदर्या, कैसी हो? क्या बात है, आज तो काफी खूबसूरत लग रही हो। ये लो, अ रोज फॉर अ लेडी रोज। ये कहते हुए मिस्टर सहाय ने सौंदर्या की तरफ एक लाल गुलाब बढ़ा दिया, जिसे सौंदर्या ने टेबल पर रखे एक फ्लावर वास में रख दिया। ये देखकर मिस्टर सहाय ने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है।
अगर तुम चाहो तो। फिलहाल तो आप मेरे रुपए दे दीजिए, मेरी एक और मीटिंग है तो मुझे वहाँ पहुँचना है। अरे रुपये कहाँ भागे जा रहे हैं सौंदर्या, पहले काम की बात तो कर ले। ये कहते हुए मिस्टर सहाय ने सौंदर्या के पैरों पर अपने हाथ रखकर उसे हल्के से दबा दिया। सौंदर्या समझ चुकी थी कि मिस्टर सहाय के इरादे नेक नहीं हैं। उसने गुस्से में मिस्टर सहाय की तरफ देखा। मिस्टर सहाय, बिहेव योरसेल्फ। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करके? सौंदर्या की गुस्से से भरी आवाज सुनकर देव समझ चुका था कि जिस बात का उसे डर था वही हुआ। गुस्से से लाल चेहरे के साथ वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। अब क्या करेगा देव मिस्टर सहाय के साथ? क्या सौंदर्या के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए देव फिर कोई ट्रिक आजमाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस्टर सहाय की बातें सुनकर देव आग बबूला होकर अपने कदम उस तरफ बढ़ाने ही वाला था कि सौंदर्या के ठहाकों की आवाज उसके कानों में पड़ गई। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने एक नजर सौंदर्या की तरफ देखा जो मिस्टर सहाय को देख रही थी। मिस्टर सहाय, इस तरह की ओछी हरकतें करने के बजाय अगर आप खुलकर बात करेंगे तो मेरे लिए समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है ना? सौंदर्या की बातें सुनकर मिस्टर सहाय का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। खुलकर बातें तो ऊपर कमरे में जाकर ही होंगी। मैंने आज पूरे दिन के लिए यहाँ एक स्वीट बुक किया है, तो चले? बिल्कुल, लेकिन कमरे में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मिस्टर सहाय की बातों के जवाब में सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए अपना फोन जैसे ही मिस्टर सहाय को दिखाया वो आग बबूला हो गए। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी? बेहूदगी तो वो थी मिस्टर सहाय जो अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ की थी। ये तो आपकी वाइफ का फोन नंबर है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन्हें भी यहाँ बुला लें। तुम मुझे धमकी दे रही हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ मिस्टर सहाय कि मेरे जिन रुपयों पर आप कुंडली मार कर बैठे हैं वो एक्चुअली आपके फादर इन लॉ और आपकी वाइफ के हैं। जरा सोचिए, अगर उन्हें पता चले कि आप उनके रुपयों का यहाँ इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा? मेरी सोसाइटी में रेपुटेशन है और तुम कौन हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम उसे बताओगी और वो तुम्हारी बात मान जाएगी? हाँ? मैं नहीं, आप बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा? तुम्हारा दिमाग। मिस्टर सहाय के बोलते ही सौंदर्या ने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जो अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर सहाय सौंदर्या से कह रहे थे। ये सुनते ही एयर कंडीशन क्लब में भी मिस्टर सहाय के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन्होंने गुस्से में वो रिकॉर्डिंग जैसे ही सौंदर्या से छीनने की कोशिश की, सौंदर्या मुस्कुरा दी। ये गलती से भी मत कीजिएगा मिस्टर सहाय, क्योंकि इसकी एक कॉपी मैं पहले ही अपनी एक दोस्त को भेज चुकी हूँ। वैसे आज आपकी वाइफ अपनी फ्रेंड्स के साथ मिसेस शर्मा के घर किटी पार्टी के लिए गई है ना? मेरी दोस्त भी वहीं आसपास ही है। सोचिए अगर ये रिकॉर्डिंग आपकी वाइफ के साथ उनके सारे फ्रेंड्स भी सुन ले तो आपकी इस फेक रेपुटेशन के इतने चिथड़े उड़ेंगे कि आप चाहकर भी उन्हें बीन नहीं पाएंगे। सौंदर्या के बेहद नजदीक लेकिन उसकी नजरों से दूर देव सौंदर्या की सारी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो समझ चुका था कि सौंदर्या को हराना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। वहीं मिस्टर सहाय का मामला बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका था। उन्होंने लगभग बेग करते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन प्लीज ये रिकॉर्डिंग पहले डिलीट कर दो, प्लीज। कर दूंगी, लेकिन रुपए अकाउंट में आने के बाद, वो भी 7 सालों की 10% इंटरेस्ट के साथ। मिस्टर सहाय के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उन्होंने विद इंटरेस्ट लगभग 13 लाख रुपयों का बेरर चेक सौंदर्या को दिया और उसकी तरफ देखा। अब तो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो प्लीज। डोंट वरी, एक बार चेक क्लियर हो जाए मैं ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी। हमने आप पर 7 साल भरोसा रखा, आप 7 दिन तो रख ही सकते हैं ना? इत्मीनान रखिए। ये कहकर सौंदर्या वहाँ से निकल गई थी
और मिस्टर सहाय अपनी असहाय नजरों से उसे जाते हुए देख रहे थे। सौंदर्या के जाते ही देव भी चुपचाप उठकर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि उसने देखा सौंदर्या उसे कॉल कर रही है। हेलो सौंदर्या, सब ठीक तो है ना? तुम्हें तुम्हारे रुपए मिले या मैं आऊं? सब कुछ जानते हुए भी देव ने सौंदर्या को इस तरह दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इससे उलट सौंदर्या की आवाज में मंदिर की घंटियों की मिठास खुली थी। डोंट वरी देव, मैंने आपसे कहा था ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। पता है मिस्टर सहाय ने मुझे विद इंटरेस्ट सारे पैसे दे दिए। आई एम सो हैप्पी। इतनी आसानी से उन्होंने तुम्हें रुपए दे दिए, और वो भी विद इंटरेस्ट? कैसे? मे बी उन्हें भी लगा हो कि 7 साल बहुत होते हैं। एनीवे, नो मोर क्वेश्चंस। आज पॉसिबल हो तो शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा। आज हम डिनर बाहर करेंगे। सौंदर्या ने बड़ी ही होशियारी से मिस्टर सहाय की बदतमीजियों को छुपा लिया, जो देव पहले से ही जानता था। इंडिपेंडेंट और केपेबल सौंदर्या के इस अंदाज को देखकर देव को लगा, अगर क्या हो कभी सौंदर्या उससे कह दे कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। शादी के इन 2 महीनों में पहली बार आए इस ख्याल ने देव को थोड़ा डरा दिया। तभी सौंदर्या की आवाज आई। देव, आप सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर देव ने फोन रख तो दिया था, लेकिन ये ख्याल चाहकर भी उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। किसी को लेकर इनसिक्योरिटी की ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऑफिस में अपने इन्हीं ख्यालों में गुम देव को शाम का पता तब चला जब उसे सौंदर्या का कॉल आया। हेलो देव, आपको याद है ना आज हमें डिनर के लिए बाहर जाना है? डिनर के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? आज तुम्हारी कामयाबी पर डिनर मैं बनाऊं तो कैसा रहेगा? देव, आज आप बनाएंगे डिनर? आर यू श्योर? 100% श्योर। तुम ये बोलो कि तुम क्या खाओगी, मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ तो लेते आऊंगा। डिनर आपकी तरफ से है तो चॉइस भी आपकी होगी। आप जो बनाएंगे मैं खा लूंगी, बस थोड़ा स्पाइसी बनाना। सौंदर्या की इस बात पर दोनों हंस पड़े। अगले आधे घंटे में देव की एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन सौंदर्या के लिए देव को किसी भी कीमत पर घर पहुंचना था। ऐसे में उसने चेतन को अपने केबिन में बुला लिया। चेतन, आज की मीटिंग तुम हैंडल कर लेना, मुझे जरूरी काम से घर जाना है। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया देव? और ये मीटिंग तो काफी दिनों से फाइनलाइज थी, और तुम तो जानते ही हो कि इस क्लाइंट को हैंडल करना सिर्फ तुम्हारे बस की बात है। तो आज तुम उसे अपनी बस में बिठा लेना। एनीवेज, मैं निकलता हूँ, मुझे आज सौंदर्य के लिए डिनर बनाना है। ये कहकर देव अपने केबिन से निकल गया और चेतन उसे लगातार देखे जा रहा था। पिछले ही महीनों में उसने देव के इतने रूप देख लिए थे कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनमें असली देव कौन है। डिनर का सारा सामान लेकर घर पहुंच चुके देव ने आज सौंदर्या को किचन से दूर रखा। तभी किचन में किसी काम से आई सौंदर्या ने देव की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। ये क्या देव, अभी आपने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया और सिंक में इतने बर्तन जमा हो गए। डिनर बनने तक खाने के लिए कुछ बर्तन बचेंगे या नहीं? वेरी फनी। वैसे अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनर की है, बर्तनों का नंबर बाद में आएगा। अब तुम प्लीज बाहर जाओ, मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ। ओके? ओह रियली? लेकिन मैं तो नहीं होती। अच्छा जा रही हूँ। सब्जी काटते देव को अपनी तरफ देखते देखकर सौंदर्या ने दिल लगी की। वो जैसे ही जाने को मुड़ी तभी उसके कानों में देव की हल्की सी चीख सुनाई पड़ी। वो तुरंत उस तरफ भागी। सौंदर्या की तरफ देखते समय देव अपना हाथ काट बैठा था। अनजाने में लगी ये इंजरी काफी गहरी थी। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। देव, आपका हाथ तो बहुत बुरी तरह से कट गया है, आप जल्दी हॉस्पिटल चलिए मेरे साथ। पास पड़े किचन टॉवेल से देव का हाथ लपेटकर सौंदर्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही सबसे पहले डॉक्टर ने बैंडेज कर दी, लेकिन टेटनस का इंजेक्शन देने से पहले देव का ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट लिया गया। सौंदर्या अब भी काफी परेशान थी। देव ने उसकी तरफ देखा। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। देव का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी सौंदर्या ने देव के कंधे पर अपना सिर टिकाया ही था कि डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। सौंदर्या देव को साथ लेकर निकली ही थी कि देव ने देखा चेतन का नंबर उसके मोबाइल पर फ्लैश हो रहा है। उसने सौंदर्या की तरफ देखा।
तुम अंदर जाओ, मैं बात करके अभी आता हूँ। बात करते करते देव थोड़ी दूर चला गया और सौंदर्या डॉक्टर के केबिन में पहुंच गई। डॉक्टर ने सौंदर्या की तरफ देखा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी वो बाहर एक कॉल पर हैं, अभी आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे उन्हीं के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, सो बेटर है वो बाहर ही रहें। डॉक्टर की ये बात सौंदर्या को थोड़ी अजीब लगी। उसने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा। सब ठीक है ना डॉक्टर? यही बताने के लिए मैंने आपको अंदर बुलाया है। एक्चुअली अभी हमने जो आपके हस्बैंड का जो ब्लड टेस्ट किया था उसमें हमें पता चला है कि उन्हें लीवर कैंसर है। लीवर कैंसर की बात सुनते ही सौंदर्या को लगा जैसे उसे किसी ने एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया है। एक पल के लिए उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखते वही शब्द दोहराए जो उसने अभी सुने थे। लिवर कैंसर? जी हाँ, और वो भी लास्ट स्टेज का। आप एक बार फिर से चेक कीजिए डॉक्टर। आई एम श्योर आपसे कोई गलती हुई होगी। वो ना ड्रिंक करते हैं और ना स्मोक, और आपने तो उन्हें देखा ना, वो कितने फिट हैं। और पहले ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखे जिससे ये क्लैरिफाई हो सके। आई नो सौंदर्या जी, लेकिन इट्स सैड कि लीवर कैंसर के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। उसके वायरस साइलेंटली अटैक करते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उनके बचने के चांसेस है ना? अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, कल आप अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ आइए, हम उनके कुछ और टेस्ट करेंगे। टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाने के बाद ही मैं कुछ आपको बता पाऊंगी। देव अब भी चेतन के साथ फोन कॉल्स पर था और सौंदर्या थके कदमों से डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देव कहाँ है? देव का नाम सुनते ही सौंदर्या ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने देव खड़ा था। एक तरफ रो रो कर सौंदर्या की बेहाल लाल आंखें देखकर देव परेशान लग रहा था, वहीं सौंदर्या की समझ में नहीं आ रहा था कि वो देव से क्या कहे। अब क्या करेगी सौंदर्या? क्या सौंदर्या देव को उसे लीवर कैंसर होने की बात बता देगी? क्या लीवर कैंसर का पता चलते ही देव सौंदर्या से अपनी सच्चाई बयां कर देगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने सामने देव को इस तरह खड़े देखकर एक पल को सौंदर्या डर गई। वहीं देव सौंदर्या के बेहद करीब आ गया और उसकी आंसुओं से भरी लाल आंखों को गौर से देखने लगा। वो जानता था कि सौंदर्या की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने अभी सौंदर्या और शनाया की सारी बातें सुन ली थीं। फिर भी उसने अनजान बनते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम रो रही थी? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए थोड़ी इचिंग से लाल हो गई हैं। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। सौंदर्या बिना कुछ कहे देव का हाथ थामे चलने लगी और इमोशनलेस लव से दूर रहने वाला देव आज सौंदर्या को लेकर इमोशनल हो गया था। दूसरों को घुटनों पर लाने वाली तुम सौंदर्या मुझसे ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए अपना सब कुछ लुटा दो, ये मैंने आज ही जाना। डैड सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। इस जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि समझदार लोग प्यार नहीं करते, लेकिन आज मैं तुमसे ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि मैं अब तुम्हारे सामने समझदार नहीं बनना चाहता। अपने आप से बातें करते हुए देव ने जैसे ही सोचा कि अभी इसी वक्त वो अपनी असलियत सौंदर्या को बता दे, तभी उसने देखा बाहर से खामोश सौंदर्या अपने अंदर एक पूरा महासागर का तूफान लिए उसी की तरफ देख रही है। देव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी बहुत दिनों से मैंने अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाया है, तो क्यों ना हम कल चलें? क्या आप कल मेरे लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं? आमतौर पर हर बार छुट्टी ना लेने को कहने वाली सौंदर्या के मुंह से छुट्टी लेने की बात सुनकर देव उसकी मंशा समझ चुका था।
उसने प्यार से उसकी तरफ देखा। कितने बजे चलना है मुझे बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगा। देव को लगा यही सही मौका है जब उसे सौंदर्या को अपनी असलियत बता देनी चाहिए। कम से कम इससे उसके दिल का बोझ तो कम हो जाएगा। ये कहने के लिए उसने सौंदर्या की तरफ देखा ही था, तभी उसी डॉक्टर ने सौंदर्या को आवाज देते हुए अपने पास बुला लिया। सौंदर्या दौड़कर उनके केबिन में चली गई और देव एक बार फिर अपने ख्यालों में खो गया। आई एम श्योर डॉक्टर को ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चेक करने में कोई गलतफहमी हुई है। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था और रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह से फिट एंड फाइन बताया गया था। बाहर सौंदर्या का इंतजार कर रहा देव अपने ख्यालों में खोया था और वहाँ डॉक्टर ने जैसे ही सौंदर्या को बताया कि गलती से देव के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की जगह उन्होंने किसी बलदेव का लीवर कैंसर वाला ब्लड टेस्ट रिपोर्ट उसे बताया, सौंदर्या के चेहरे पर पूनम का चांद उतर आया। डॉक्टर के केबिन से निकलकर लगभग दौड़ते हुए सौंदर्या ने देव को गले से लगा लिया। आप ठीक हैं देव, आप ठीक हैं, आपको लिवर कैंसर नहीं है, आप ठीक हैं। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। अपनी एक्साइटमेंट में लीवर कैंसर बोल गई सौंदर्या को इस बात का ख्याल आते ही उसने सारी बातें देव को बता दी थी और एक बार फिर उसे कसकर गले लगा लिया। वहीं देव इस बात से खुश था कि आज डॉक्टर की इस एक गलती के कारण उसे फाइनली सौंदर्या के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। ओह, तो अब समझा, इन गंगा जमुना से भरी लाल आंखों की वजह मैं हूँ। मुझसे इतना प्यार करती हो तुम। अपनी बाहों में भरकर सौंदर्या की आंखों में आंखें डालकर देव के सवाल पूछते ही सौंदर्या ने शर्मा कर अपनी आंखें नीची कर लीं। सौंदर्या ने जैसे ही देव की बाहों से छूटने की कोशिश की, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। देव ने अपने हाथों से सौंदर्या का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांका। अभी थोड़ी देर पहले जिन आंखों में शोले दहक रहे थे, अब उनमें गुलाब खिल उठे थे। बोलो ना, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? देव, हम हॉस्पिटल में हैं और सभा में देख रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे। ये कहते हुए सौंदर्या ने जैसे ही एक बार फिर देव की बाहों से खुद को छुड़ाना चाहा, देव ने उसे कसकर गले लगा लिया। सौंदर्या के कान को चूमते हुए देव ने उसकी तरफ देखा। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे सचमुच कैंसर होता तो क्या मेरे इलाज के लिए तुम सचमुच अपना सब कुछ बेच देती? इतनी गलतफहमियां अच्छी नहीं। अब घर चलें, वहाँ सिंक में रखे बर्तन और आधा बना डिनर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर सौंदर्या ने देव को हल्के से धक्का मारते हुए अपने से अलग कर उसकी बाहें पकड़ ली और दोनों घर की तरफ चल पड़े। रात के करीब 11 बज चुके थे। स्कूटी चला रही सौंदर्या को जहां आज देव के व्यवहार में प्यार की महक आ रही थी, वहीं देव मौका ढूंढ रहा था कि कब वो अपने दिल की बात सौंदर्या से करे और उसे अपनी असलियत बता दे। दोनों सेम ट्रैक पर चलते हुए कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। तभी अचानक सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सौंदर्या ने आईने में खुद को देखा और हैरान होकर देव की तरफ देखने लगी। इन बिखरे बालों, सूजी आंखों और घर के कपड़ों में मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। बहुत ज्यादा। आमतौर पर खामोश और सीरियस रहने वाला देव अपनी मुस्कुराहट ऐसे खर्च करता था जैसे वो बहुत महंगी हो, लेकिन पिछले 2 महीनों में सौंदर्या के साथ रहते हुए उसने खुलकर मुस्कुराना सीख लिया था। एक वजह ये भी थी कि सौंदर्या को उसकी मुस्कुराहट बेहद पसंद थी। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। और मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है। आपको पता है, जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? अगर यही मैं आपके लिए कहूँ तो? मैं क्यों तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूंगा? आफ्टर ऑल तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो। तो मैं भी क्यों आपके साथ फ्लर्ट करूंगी? आफ्टर ऑल आप भी मेरे ऑफिशियल हस्बैंड हैं। आज क्या तुमने मेरी सारी बातें रिपीट करने की कसम खा ली है? कुछ ओरिजिनल लाइंस बोलो जो तुम्हारी अपनी हो। तो सुनिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बताना चाहती हूँ कि आज तक लाइफ में कोई ऐसा आया ही नहीं जिसके लिए मेरे दिल में कुछ खास एहसास जागे हों।
मुझे नहीं पता किसी से प्यार करने के बाद कैसा लगता है, लेकिन अब मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहूंगी आपके साथ। इतने सिंपल वे में सौंदर्या के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार सुनकर देव को लगा वो अभी सौंदर्या से अपनी सारी असलियत बता दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गया कि कहीं ऐसा ना हो उसका सच जानकर सौंदर्या का अच्छा खासा मूड खराब हो जाए। उसने प्यार से सौंदर्या की तरफ देखा। मैं भी। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। ये कहकर दोनों अपने अपने बेडरूम में चले गए थे, क्योंकि सौंदर्या के पिछले घर की तरह यहाँ सिर्फ एक बेड और सोफा नहीं था जिस पर उन्हें एडजस्ट करना पड़े। सोने से पहले देव ने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे ही थे कि उसकी नजर अपनी इंजरी पर पड़ी। क्या करूं? डॉक्टर ने इसे स्पेशली पानी से दूर रखने की इंस्ट्रक्शन दी है। एक काम करता हूं, सौंदर्या की हेल्प ले लेता हूं। इन ख्यालों के साथ सिर्फ टॉवेल पहने देव सौंदर्या को बुलाने उसके बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने न जाने क्या सोचकर अपना मन बदल लिया। अपने बेडरूम में लौटकर जैसे तैसे शावर लेकर देव सोने चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मुस्कुराते हुए वो अपने ख्यालों में फिर खो गया। कितनी अजीब बात है ना, हम वहीं होते हैं लेकिन हमारी फीलिंग्स हमें हमारे सामने एक नए रूप में ले आती है। पिछले 2 महीनों में कई ऐसे मौके आए जब मैं सौंदर्य को अपनी असलियत बता सकता था, लेकिन आज मुझसे 2 पल का भी सब्र नहीं हो रहा। लेकिन अब चाहे जो भी हो, मैं सौंदर्य को नहीं खो सकता और ना ही मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई और ले सकती है। करीब आधी रात तक अपने ख्यालों में खोया देव अचानक उठकर सौंदर्या के कमरे में आ गया। सौंदर्या अपने चिर परिचित अंदाज में तकिए को बाहों में भरकर गहरी नींद में सोई थी। ये देखकर देव मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमकर अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह शनाया पैसे लेकर सौंदर्या के घर पहुंच चुकी थी। सौंदर्या, मैं पैसे ले आई हूँ। अब ये बताइए, पैसे हमें हॉस्पिटल में जमा करने हैं या बैंक में? आई एम सॉरी शनाया, लेकिन मैं तुझे बताना भूल गई कि अब मुझे इन रुपयों की जरूरत नहीं है। एक्चुअली कल डॉक्टर से एक गलती हो गई थी। उसने देव के बदले किसी और की रिपोर्ट हमें बता दी थी। ये सुनते ही शनाया बेहद खुश हो गई। उसने सौंदर्या को गले लगा लिया। 2 दिन बाद सौंदर्या और शनाया को अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के सिलसिले में एक रशियन क्लाइंट से मिलने जाना था, लेकिन उसके 1 दिन पहले रुद्र की तबीयत खराब हो जाने से शनाया नहीं जा सकती थी। अब उसके न आने से सौंदर्या की मुसीबतें बढ़ गईं। रात को डिनर के बाद सौंदर्या ने अपनी परेशानी देव के साथ शेयर की। देव, आप कल फर्स्ट हाफ में फ्री हैं? मुझे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब जाना है। क्या फिर किसी ने तुम्हें कर्ज के रुपए देने के लिए वहां बुलाया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कल मेरी एक्सपोर्ट बिजनेस के सिलसिले में एक रशियन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। शनाया कल आ नहीं पाएगी, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा सोचा तुमने, इसी बहाने तुम्हारे रशियन क्लाइंट से थोड़ा रशियन बोलने का मौका भी मिल जाएगा। क्या आपको रशियन लैंग्वेज आती है? लेकिन आईटी कंपनी में रशियन लैंग्वेज? मैंने कॉलेज में रशियन लैंग्वेज ली थी। बाय द वे, बिजनेस प्लान क्या है तुम्हारा? वो अभी डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं रशियंस क्या ऑफर करते हैं। वैसे कल उनसे मीटिंग के बाद मैंने उनके लिए वहीं लंच का अरेंजमेंट किया है, जिसमें कम से कम 10,000 रुपए तो लग जाएंगे, है ना? लेकिन बिजनेस के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। एनीवेज, इसलिए मैं कह रहा था कि बिजनेस का स्ट्रेस छोड़कर लक्ष्मी एम्पायर में मैंने जिस जॉब की तुमसे बात की थी, तुम्हें बिना सोचे वो कर लेनी चाहिए। वैसे उनका ऑफर अब भी ओपन है, तुम कहो तो मैं बात करूं? देव, आप फिर से शुरू हो गए। अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने आपसे इस बारे में बात ना करने की रिक्वेस्ट की थी, याद है ना आपको? अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे सचमुच यही लगता है कि बिजनेस की बजाय तुम्हें एक इजी, प्रॉफिटेबल और स्टेबल जॉब करनी चाहिए। तुम्हें पता है, वहाँ इंश्योरेंस के साथ हाउसिंग फंड्स भी एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और हर साल सैलरी इंक्रीमेंट के अलावा मिलने वाले लुक्रेटिव पर्क्स की तो बात ही अलग है। देव को लक्ष्मी एम्पायर की इस कदर तारीफ करते देखकर सौंदर्या उसकी तरफ गौर से देख रही थी। जिस तरह से ये सारी चीजें आप मुझे बता रहे हैं, उस हिसाब से तो लक्ष्मी एम्पायर का सीईओ आपको होना चाहिए, है ना? और अगर मैं ये कहूँ कि मैं लक्ष्मी एम्पायर का सीईओ हूँ तो क्या तुम यकीन करोगी? देव ने सौंदर्या के सामने जिस दृढ़ता से ये बात कही थी, उसे देखकर सौंदर्या हैरान रह गई थी।
सौंदर्या के प्यार में गिरफ्तार देव क्या आज सचमुच उससे अपनी असलियत बता देगा? देव की असलियत जानने के बाद क्या होगा सौंदर्या का रिएक्शन? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देव के मुंह से लक्ष्मी एम्पायर का नाम सुनते ही पहले तो सौंदर्या देव को बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। सौंदर्या को इस तरह हंसते देख देव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या मैं सीईओ नहीं हो सकता? मैंने कब ना कहा, बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए, मैंने मान भी लिया कि आप लक्ष्मी एम्पायर के सीईओ हैं और इतना बड़ा एम्पायर अकेले चलाते हैं, तो इस तो का क्या मतलब है? यही बात मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ देव, कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो भी तो उसका मेरे लिए क्या मतलब? क्यों? दूसरी लड़कियों की तरह अचानक मिले पावर, पोजीशन, रुपए और स्टेटस से तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी? मे बी एंड मे बी नॉट। देखिए देव, अगर ऐसा सचमुच हो भी गया ना, तब भी मेरी प्रायोरिटीज नहीं बदलेंगी। ऐसी सिचुएशन में भी मैं आप पर डिपेंड रहने के बजाय खुद कमाना प्रेफर करूंगी। इनफैक्ट हो सकता है कि मैं आपको छोड़ दूं। सौंदर्या के मुंह से छोड़ने की बातें सुनकर देव परेशान हो गया। उसने हैरानी से सौंदर्या की तरफ देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा, पावर और पोजीशन मिलने के बाद इंसान वो नहीं होता जो वो कभी हुआ करता था। आज आपके पास मेरे लिए टाइम है, लेकिन हो सकता है तब आपके पास मेरे लिए टाइम ना हो। इसीलिए बेहतर है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। मैं इसी तरह खुश हूँ। देव ने सोचा सौंदर्या वाकई दूसरी लड़कियों से काफी अलग है। वो कुछ कहना चाहता था, तब तक सौंदर्या बाथरूम में नहाने जा चुकी थी। वो भी अपने बेडरूम में जा चुका था। थोड़ी देर बाद उसने देखा सौंदर्या उसके कमरे में नॉक करके अंदर आ चुकी है। आपसे एक बात कहना भूल गई थी। कल रशियन क्लाइंट को रिसीव करने के लिए हमें एक अच्छी सी कार रेंट पर लेनी होगी। आपकी नजर में है ऐसा कोई जिससे हम कार रेंट पर ले सके? है तो ये बताओ, लग्जरी कार चलेगी? मजाक कर रहे हैं आप? लग्जरी कार रेंट पर कौन लेता है? उससे भी बड़ी बात यह है कि अपनी लग्जरी कार रेंट पर देता कौन है? तुम इन सब में मत उलझो। तुम ये बताओ, तुम्हें चाहिए या नहीं? जब तक मुझे पूरी बात नहीं पता होगी मैं कुछ नहीं कह सकती। एनीवेज, तुम्हें मेरा दोस्त विक्रम याद है? हाँ, वही ना, जो पुरानी फिल्मों के खूबसूरत एक्टर जैसा दिखता है। सौंदर्या के मुंह से विक्रम अरोरा की तारीफ सुनकर देव फिर से चिढ़ गया। उसने थोड़े बनावटी गुस्से से सौंदर्या की तरफ देखा। क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस... सौंदर्या की बात पूरी होने से पहले ही देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। मैं तो बस क्या? कुछ नहीं। आपको अपने दोस्त से कार लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम एजेंसी से कार रेंट पर ले लेंगे। ये कहकर सौंदर्या जाने के लिए मुड़ गई। तभी दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। और हाँ, मेरे हस्बैंड से अच्छा इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। गुड नाइट। सौंदर्या अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन देव की नजरें मुस्कुराते हुए उसी की तरफ थीं। अगले दिन सुबह ही उसने विक्रम से कहकर उसकी कार मंगवा ली और उसे नीचे से ही भेजकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। जब सौंदर्या देव के साथ नीचे आई तो कार देखकर हैरान रह गई। उसने देव की तरफ देखा। ये कार आपके दोस्त विक्रम की है ना? ये कब मंगवाई आपने? आज सुबह ही। मैंने उसे कहा भी कि ऊपर चलकर एक बार तुमसे मिल ले, लेकिन वो थोड़ी जल्दी में था, सो चला गया। अब चलें, वरना हम लेट हो जाएंगे। सौंदर्या के कार में बैठते ही देव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों समय से थोड़ा पहले ही गोल्फ क्लब पहुंच गए। दोनों पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके अंदर आ ही रहे थे कि उनकी मुलाकात सुजाई से हो गई, जो उसी रशियन क्लाइंट से मिलने आया था जिसके लिए सौंदर्या और देव आए थे। तुम यहाँ कैसे सुजॉय? मैं तो यहाँ एक रशियन क्लाइंट से बिजनेस डील फिक्स करने आया हूँ। और सच कहूँ तो फिक्स करने क्या, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ के कारण हमारी डील तो फोन पर ही फिक्स हो चुकी है। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम क्या अपने इस फटीचर हस्बैंड को हम अमीरों की जिंदगी दिखाने लाई हो? तुमने क्या कभी सीधे मुंह बात ना करने की कसम खाई है सुजॉय? एनीवे,
तुमसे बात करके हमें अपना दिन खराब नहीं करना। चलिए देव, वहाँ उस तरफ बैठते हैं। ये कहते हुए सौंदर्या देव का हाथ पकड़कर गेस्ट टेबल की तरफ बढ़ गई, लेकिन सुजॉय वहाँ भी आ गया। उसने एरोगेंस के साथ अपने हाथों में पकड़े पेपर्स को दिखाते हुए बारी बारी से दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों को अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जो उन्होंने मुझे दिए थे। मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ बैठकर उनका इंतजार करके अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसके बजाय जाकर अपना स्टॉल ओपन करना चाहिए। सुजॉय का टारगेट सौंदर्या को पैनिक करना था और वो इसमें कामयाब भी हो गया। तभी देव ने सौंदर्या की तरफ देखा और उसे इशारे से चुप रहने को कहकर कहीं और देखने लगा। सौंदर्या ने ठीक वही किया, वो भी खामोशी से कहीं और देखने लगी। ये देखकर सुजॉय का पारा और चढ़ गया। तुम्हें क्या लगता है सौंदर्या, तुम शनाया और इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ मिलकर मुझे हरा दोगी? ये मत भूलो कि मेरे सामने तुम तीनों की कोई औकात नहीं है। बस एक बार मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं, फिर तुम देखना। बड़ी देर से सुजॉय की बकवास सुनकर सौंदर्या का पेशेंस जवाब दे गया, लेकिन देव की वजह से वो खामोश बैठी थी और ये बात देव अच्छी तरह समझ चुका था। देव ने सुजॉय की तरफ देखा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उनका ऑर्डर तुम्हें ही मिलेगा? सुजॉय कुछ कहने ही वाला था कि तभी उस गोल्फ क्लब का मैनेजर दौड़ते हुए आ गया। रिस्पेक्ट के साथ देव और सौंदर्या को ग्रीट करते हुए वो उन्हें अंदर ले गया और सुजॉय देखता रह गया। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। ये आपको जानते हैं देव? हाँ, मैं पहले अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने आया करता था। डिसाइडेड वेन्यू पर उनके रिजर्व टेबल पर पहुंचकर मैनेजर ने देखा आम दिनों के कंपैरिजन में आज देव ने काफी चीप कपड़े पहने थे। उसने देव की तरफ देखा। सर, आपके कपड़ों के टेस्ट से आपका टेम्परामेंट पता चल रहा है। आप काफी फ्रेंडली और हैंडसम हैं। थैंक यू, लेकिन ये कपड़े मेरी वाइफ ने मेरे लिए पसंद किए हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी उन्हें ही मिलना चाहिए। आपकी चॉइस बहुत उम्दा है मैम। ये बात सौंदर्या की समझ से परे थी कि इतने बड़े गोल्फ क्लब के मैनेजर को देव के स्टॉल से खरीदे गए चीप कपड़े कहाँ से उम्दा लग रहे थे। उसने जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी उन्हें बताया गया कि उनके रशियन क्लाइंट एलेक वेन्यू पर आ चुके थे। सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। आप तैयार हैं ना देव? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना। वेन्यू में एंटर करते ही सौंदर्या से हेलो कहते ही देव ने मोर्चा संभाल लिया। जिस गर्मजोशी से देव एलेक्स से मिला, जिस खूबसूरती से वो रशियन लैंग्वेज बोल रहा था, उसे देखकर सौंदर्या हैरान रह गई। वो सिर्फ उन दोनों का मुंह देख रही थी। आखिर में जब देव ने डील फाइनल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सौंदर्या को पेपर्स दिए, तो सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। लेकिन सुजॉय तो कह रहा था एलेक ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स उसे भेजे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो और पेपर्स साइन करो। सुजॉय सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। और हाँ, इन पेपर्स में ये भी लिखा है कि तुम्हारे ऑर्डर्स के अलावा ये तुम्हें 5% प्रॉफिट भी देंगे। ये सुनकर सौंदर्या बहुत खुश हो गई थी, लेकिन इन पर नजर रखे सुजॉय के होश उड़ गए। डील क्लोज करके बाहर निकलते ही सुजॉय ने एलेक को अपने ट्रांसलेटर के थ्रू सौंदर्या और देव की सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन मीटिंग के दौरान देव पहले ही सब कुछ बता चुका था। ऐसे में एलेक सुजॉय की बातों को नजरअंदाज करते हुए देव और सौंदर्या के साथ लंच के लिए जा चुका था। लंच के बाद एलेक अपनी कार में बैठकर निकला ही था कि देव ने सौंदर्या की तरफ देखा। तुमने कभी गोल्फ खेला है सौंदर्या? नहीं देव, ये सब अमीरों के खेल हैं। हो सकता है फ्यूचर में तुम भी अमीर हो जाओ, तो तुम्हें ये गेम आना चाहिए ना। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। रहने दीजिए देव, मैं जागती आंखों से सपने नहीं देखती। इसमें सपने देखने जैसी क्या बात है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। सुना तो होगा ही। सुना तो है, लेकिन ऐसा सिर्फ किस्सों कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। अच्छा, मान लो कि तुम्हें एक दिन पता चले कि तुम्हारे किसी दूर के अमीर रिश्तेदार ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, तो तुम क्या करोगी? देव की ये बात सुनते ही सौंदर्या ने देव की तरफ इस तरह देखा जैसे वो उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड ना हो। देव ने सोचा यही सही मौका है जब वो उसे अपनी हकीकत बता सकता है। तभी उसने देखा सौंदर्या फोन पर शनाया को डील फाइनल होने की खुशखबरी दे रही है।
फोन रखते ही सौंदर्या ने देव की तरफ देखा। मैं सोच रही थी कि हम कुछ देर के लिए शनाया के घर चले, रुद्र और आरना से भी मिल लेंगे। गुड आइडिया, चलो चलते हैं। शनाया के घर पर लगभग 2 घंटे रहने के बाद सौंदर्या और देव अपने घर लौट आए। आज सौंदर्या बेहद खुश थी। मार्केट से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर वो देव के साथ घर आ गई। डिनर के बाद उसे ख्याल आया कि गृह प्रवेश के दौरान उसे काफी गिफ्ट्स मिले थे जिन्हें वो अब तक नहीं देख पाई थी। ऊपर कैबिनेट में रखे गिफ्ट्स को निकालने के लिए उसने देव को आवाज दी। देव, कहाँ हैं आप? 2 मिनट के लिए यहाँ आइए। बाथरूम में ना रहे देव तक सौंदर्या की आवाज नहीं पहुंची थी। ऐसे में देव को न आते देखकर सौंदर्या ने खुद ही स्टूल पर चढ़कर गिफ्ट्स निकालने का फैसला कर लिया। स्टूल पर चढ़कर गिफ्ट्स हाथ में लेते ही सौंदर्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो चीखते हुए नीचे गिरने ही वाली थी कि उसने देखा देव की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया, जो उसी वक्त नहाकर बाहर निकला था। वो मैं गिफ्ट्स उतार रही थी। तुम्हें याद है पिछली बार तुम मुझसे किसिंग की फीलिंग पूछ रही थी? देव की तरफ से अचानक आए इस सवाल से सौंदर्या हैरान रह गई। उसने हैरानी से देव की तरफ देखा। हाँ, लेकिन आप ही ने मुझे उसके बाद एक दूरी बनाने को कह दिया था। आज ट्राई करना चाहोगी? ये कहते हुए देव ने अपने होठ सौंदर्या के माथे पर रख दिए। देव की गर्म सांसें पहली बार इतनी शिद्दत से सौंदर्या ने महसूस की थी। क्या इसी के साथ सौंदर्या और देव की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्या आज देव अपनी असलियत सौंदर्या के सामने जाहिर कर देगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर।